कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं। हालत ये है कि पहले से ज्यादा स्थिति खराब होती नजर आनी शुरू हो गई है और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इस पूरे मामले के पीछे कोरोना का नया स्ट्रेन माना जाए? आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में कोरोना क्यों करने लगा डेंजर मार्च? महाराष्ट्र में कैसे बढ़ी इस किलर वायरस की रफ्तार? क्या कंप्लीट लॉकडाउन से खत्म होगी कोरोना की यह लहर? मुंबई से मेरे साथ देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की मार तेज हो गई है। बढ़ते मामलों को देखकर शिवराज सरकार एक्शन में है। कोरोना पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आखिर कोरोना ने पलटी कैसे मारी? ग्राउंड जीरो से मेरे साथ विशेष कवरेज। बढ़ते मामलों ने गुजरात में भी दहशत पैदा कर दी है। बेकाबू होने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन ग्राउंड पर कैसे हैं हालात? पूरा रियलिटी चेक देखिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में मेरे साथ। नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना स्पेशल ये बुलेटिन है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, नए साल की शुरुआत से देश में हर तरफ वैक्सीन और वैक्सीनेशन की चर्चा थी, लेकिन अब एक बार फिर से वायरस सुर्खियों में आ गया है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर इतना डरा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके हैं और पीएम ने हालात को देखते हुए मौजूदा हालात पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम राज्यों को जरूरी कदम उठाने के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए। साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। और सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से यह कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में तेजी लाने की जरूरत है। तो यह अपने आप में काफी अहम है और यह समझाने के लिए काफी है कि आखिर आज की स्थिति क्या है। एक बार फिर से कैसी स्थिति में कोरोना पहुंच गया, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना पर इतनी बड़ी बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वैक्सीनेशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करना पड़ा? इसे समझने के लिए सबसे पहले कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डालनी होगी। जरा देखिए कि क्या स्थिति है। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,14,00,000 के पार पहुंच चुका है और इसमें एक्टिव केस की संख्या 2,34,000 के पार है और 1,59,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से पूरे देश में अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 1,10,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना के मामलों ने पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर जो बैठक की है उसकी बड़ी बातें आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा इस मीटिंग में। पीएम ने बैठक में कहा दवाई भी और कड़ाई भी का पालन करना होगा। यह अपने आप में काफी अहम बात कही। साथ ही राज्यों से कहा गया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाना होगा। वहीं पीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी जोर दिया, इसकी भी जरूरत की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन लगाने वाले जो तमाम केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा सरकारी हो या फिर प्राइवेट, कहीं भी वैक्सीन लगाने की सुविधा होनी चाहिए, पीएम ने इसका जिक्र किया। वहीं वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखने की बात प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में कही। जनता को भी पैनिक मोड में नहीं लाना है, प्रधानमंत्री इसका भी जिक्र कर रहे थे। पीएम ने खास तौर पर इसका जिक्र किया और कहा कि पैनिक मोड में जनता नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़ के सीएम बैठक में शामिल नहीं हुए थे और इसकी जगह पर इन मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजा था। लेकिन आज यह अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या और बड़ी बातें कही हैं, जरा आप उसको सुन लीजिए। उसके बाद आपको आगे की बाकी अहम अपडेट देते हैं। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना,
ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेहद चिंतित नजर आए और कोरोना के ताजा हालात को लेकर के उन्होंने तमाम अहम बातें कही। लेकिन अब जल्दी से आपको उन 6 राज्यों की तस्वीर दिखा देते हैं जहां जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी एक तरह से टेंशन दे दी है, उसकी टेंशन बढ़ा दी है। और इनमें दिल्ली भी शामिल है। हालांकि दिल्ली में अभी फिलहाल कोरोना के मामलों ने उतना उछाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सतर्क हो चुकी है। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार ने बढ़ते मामलों के बाद कई कदम उठाए हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर दिल्ली से बता दें। दरअसल दिल्ली में बीते 24 घंटों में 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों में 3 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। आप ये देखिए कि एक बार फिर से दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और 536 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी दिल्ली में हुई है। और ये जो है 2.5 महीने बाद ऐसा हुआ है जब 500 से ज्यादा मामले सामने आए और कोरोना के जो कुल केस हैं 10,948 पहुंच गए हैं राजधानी दिल्ली में। यह स्थिति राजधानी दिल्ली की है और आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है और इसको देखते हुए भी दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। तो किस तरीके की स्थिति है, लेकिन कैसे मार्च में और ये जो पूरा महीना है इसमें कोरोना का गायब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे भी जरा आंकड़ों के जरिए समझिए और ये देखिए कि आखिर स्थिति क्या है और आप कैसे आने वाले वक्त में इसको लेकर के सतर्क रहिए। जरा देखिए आप ये पूरा जो आंकड़ा है और पूरी जो तस्वीर है, इस डेटा देखिए। पिछले 1 हफ्ते का आंकड़ा आपके सामने इस वक्त है और 1 हफ्ते में क्या स्थिति है कोरोना में, मार्च में कैसे बढ़ोतरी हुई है। 10 मार्च को कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए देश भर में। मौत का आंकड़ा क्या रहा, 134। इसके बाद 11 मार्च को 21,000 से ज्यादा केस सामने आए, मौत का आंकड़ा 113 हो गया। 12 मार्च को अचानक कोरोना केस में काफी ज्यादा उछाल आया और केस पहुंच गए सीधे 27,000 और सामने आए जो मामले थे उसमें 157 लोगों की मौत हुई। वहीं 13 मार्च को 25,000 से ज्यादा केस सामने आए जबकि मौतों का आंकड़ा 159 चला गया। इसके बाद 14 मार्च को कोरोना के केस एक बार फिर बढ़े और 26,000 से ज्यादा केस सामने आए और इस वक्त भी 120 लोगों की मौत हुई। वहीं 15 मार्च को देश में एक दिन में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस सामने आए और 130 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अगले ही दिन यानी कि 16 मार्च को भी कोरोना के जो केस हैं अचानक 28,000 से भी ज्यादा हो गए और मौत भी बढ़ करके 188 हो गई। यानी कि बीते कुछ दिनों में अचानक बहुत तेजी से मामले सामने आए, 25,000, 22,000, 23,000। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोरोना के मामलों में अचानक इतनी तेजी आई कैसे? आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिन्होंने कोरोना को वापस लौटने का मौका दे दिया? 5 कारण इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। कौन से वो 5 कारण जरा देखिए। पहला, बहुत बड़ा लॉकडाउन हटा। यानी कि जैसे ही लॉकडाउन हटा लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गए। उसके अलावा लापरवाही, लोगों ने लापरवाही दिखाई और लापरवाही की वजह से बहुत तेजी से मामले बढ़े। लेकिन तीसरा जो अहम कारण था वो वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो धीमी वजह है ये भी शायद लगातार बढ़े जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह हो सकती है। चौथी बड़ी वजह यह है कि बदलता मौसम, जो बीते साल इसी मौसम में कोरोना ने दस्तक दी थी, बदलते मौसम की वजह से इन दिनों में खांसी जुकाम ज्यादा होता है तो कोरोना के जो फैलने का मौका है वो ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन 5वां अहम कारण यह है नया स्ट्रेन। क्या कोरोना के नए स्ट्रेन देश में मामलों में तेजी की वजह से बने? अब इन 5 पॉइंट्स को और ज्यादा सिलसिलेवार ढंग से भी आपको समझाते हैं, उसकी डिटेल समझाते हैं। पहला जो हमने बताया, लॉकडाउन हटा, कोरोना बढ़ा। जरा देखिए
जून में अनलॉक के बाद से दफ्तर बाजार खुले तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इससे केसेस में भी इजाफा हुआ। बंद बड़े कामकाज तेजी से शुरू हुए, जिससे कोरोना फैला। धीरे धीरे राज्यों के बॉर्डर भी पूरी तरह से खुल गए, आवाजाही भी शुरू हो गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह आने लगे। कोरोना को फैलने का इससे मौका मिला। ऑफिसों में पूरे स्टाफ के साथ भी कामकाज शुरू हो गया और इससे भी संक्रमण तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा अहम वजह क्या थी? दूसरी अहम वजह थी लापरवाही। दरअसल अनलॉक के बाद से जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको लेकर के लोगों में ढिलाई नजर आई। लोग लापरवाह दिखाई दिए। मॉल और दुकानों में लोगों की भीड़ बढ़ी, 2 गज की दूरी भी एक तरह से खत्म हो गई। और आप और हम इस बात के गवाह हैं, हम जानते हैं बॉर्डर्स पर जो कोरोना चेकिंग थी वो भी बंद हो गई। इससे भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा ट्रेन हो या फ्लाइट्स हो, इनमें भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी और यह भी एक वजह हो सकती है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से कोरोना की जो संख्या है वो बढ़ी है। लेकिन तीसरी वजह हमने बताई वैक्सीनेशन। अब इसको समझिए, देश में वैक्सीनेशन की धीमी गति कोरोना लौटने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। वैक्सीन को लेकर के जो झूठ फैलाया गया, उससे एक तरह से जो पूरी प्रक्रिया थी वो धीमी हुई। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में भ्रम था और इससे टीका लगाने में तेजी नहीं आई। लोग खुद भी टीका लगवाने बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे। देश में कई जगहों पर वैक्सीन की बर्बादी भी हुई, लोगों को डोज नहीं मिली। देश के हर तबके तक अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है और इससे कोरोना का असर कम नहीं हुआ और इन बीते दिनों में कोरोना के मामले बढ़े भी। चौथी वजह बदलता मौसम। दरअसल पिछले साल की तरह मार्च में ही कोरोना बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसकी एक वजह बदलता मौसम पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि दिन में गर्मी, रात में ठंडक से परेशानी हो रही है। बुखार की समस्या भी लगातार लोगों को हो रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम ने खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ता है। मौजूदा मौसम में वायरस को तेजी से फैलने का एक तरीके से पूरा वातावरण मिला है और यही वजह है कि मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन पांचवी वजह क्या थी? नया स्ट्रेन। दरअसल कोरोना के मामलों में अचानक आए इस उछाल के पीछे नया स्ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि अब तक देश में कोरोना के जो कई स्ट्रेन हैं, नए स्ट्रेन पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन और आयरलैंड का स्ट्रेन बहुत ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। कुछ राज्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी पहुंचा है। ब्राजील, स्पेन और यूक्रेन से भी नया स्ट्रेन देश में पहुंचने की आशंका है और दुनिया भर में कोरोना वायरस 5000 बार म्यूटेड हुआ है, यानी कि बदला है। और नए स्ट्रेन पर वैक्सीन का असर भी कैसा है, इस पर संशय है। मतलब कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर कारगर है या नहीं, इसको लेकर के अभी भी कुछ साफ नहीं है। तो ये अहम वजहें हैं। लेकिन कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी के पीछे वजह क्या है? क्या कोरोना को जो नियम है, उस तमाम नियम में जो सावधानी बरती जा रही है उसमें जो लापरवाही हुई, या फिर इसकी जो तेजी की वजह है वो कुछ और है? क्योंकि लगातार लोग लापरवाह हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय इस पर क्या है, जरा आपको वो सुनवाते हैं कि असल वजह क्या है मामलों के बढ़ने की। हमने अभी देखा है कि कुछ दिनों से कोविड के मामले जो कि निरंतर घट रहे थे लास्ट मंथ के अंदर, अभी कुछ दिनों से हर रोज़ नए मामले और ज़्यादा बढ़ते हुए मामले देखे जा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि हमें लग रहा है कि एक तो वैक्सीन आ गई है तो हम अपने कंट्रोल को या हम अपनी जो पाबंदियां हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि हमारे पास अब एक वैक्सीन है, बट स्टिल हमें अपने कंट्रोल, अपने प्रिकॉशंस को कंटिन्यू रखना है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही सेम प्रिकॉशंस अभी भी कंटिन्यू रखना है। ये अभी हमारे लाइफ से जाने वाला नहीं है, सो हमें लगातार इसके लिए काम करना होगा। दूसरा क्या कि टेस्टिंग में भी जैसे बीच में कम हो गए नंबर्स, और टेस्टिंग में अभी भी नियम कानून काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि लैब्स के लिए एक्रेडिटेशन दिस दैट हैं। अब ये स्टेज आ गया कि जैसे आपने ट्रीटमेंट के लिए खोल दिया कि कहीं भी ट्रीटमेंट कोविड का हो रहा है, वैसे ही टेस्टिंग के लिए जितने भी लैब्स इंडिया के प्राइवेट्स हैं जो कि पैथोलॉजिस्ट चलाते हैं, वहाँ टेस्टिंग फ्री कर देनी चाहिए। अभी भी ICMR की बॉन्डिंग है कि ये नियम, ये कानून ये होने चाहिए, तभी आप टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको हटाना चाहिए। तो मामले बढ़ने के पीछे की वजह तो आपने समझी, लेकिन अब बात करते हैं उस राज्य की जो कि पूरे देश को सबसे ज्यादा डरा रहा है, जिस राज्य में कोरोना की रफ्तार दरअसल खतरनाक तेजी से बढ़ रही है। जी हां, सही समझ रहे हैं आप, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां पर कोरोना एक बार फिर से
परेशान नहीं कर रहा है बल्कि डरा रहा है। यहां पर कोरोना के कुल केस 23 लाख के पार जा चुके हैं। कोरोना से अब तक पूरे महाराष्ट्र में 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 21 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन यह तो महाराष्ट्र का कोरोना का अब तक का आंकड़ा है। अब आपको यह दिखाते हैं कि यहां पर पिछले 3 दिनों में कैसे कोरोना के जो मामले हैं, कैसे कैसे उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जरा स्थिति पर नजर डालिए और यह आंकड़ा देखिए। 16 मार्च की स्थिति को देखिए। कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस सामने आए, 87 लोगों की मौत हुई और 9,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। लेकिन 15 मार्च को क्या हुआ? 15,000 से ज्यादा केस आए, 48 मौतें हुई और 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। और 14 मार्च जब अगले दिन की बात आई तो 14 मार्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16,000 से ज्यादा केस एक दिन में हो गए, 50 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 8,000 से ज्यादा लोग इस दिन ठीक भी हुए। आप देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र में भी ये जो आंकड़ा है वो बढ़ने का, कोरोना के मरीजों का, वो डराने वाला है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कोरोना की डराने वाली रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आखिर कदम क्या क्या उठाए हैं, उनको भी जरा देख लीजिए। तो प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। नई गाइडलाइंस क्या है? होटल रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी है और इसके ही तहत इन्हें चलाने की अनुमति है। इसके अलावा धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सामाजिक जो कार्यक्रम है उनमें भीड़ होने पर रोक लगा दी गई है, सीमित संख्या कर दी गई है। शादी में अब सिर्फ 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, महज 50 लोगों की अनुमति है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है महाराष्ट्र में। इसके अलावा ऑफिस जो है वो 50% क्षमता के साथ खोलने की बात कही गई है। वहीं सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, अब 50% कैपेसिटी के साथ ही ये खुलेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में बिना मास्क लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि नागपुर, अकोला और परभणी में पहले ही लॉकडाउन है। हालांकि चिंता का विषय यह है कि लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की जो संख्या है वो कम नहीं हुई। लेकिन देश भर में महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ और राज्य हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार बहुत बढ़ी है। लेकिन महाराष्ट्र की जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा देते कि वहां पर क्या स्थिति है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी तो कर दी है, लेकिन लोग इसका कितना पालन कर रहे हैं ये जानने के लिए इस वक्त हम हैं अंधेरी स्टेशन के बाहर। और यहाँ पर आप देखिए कि एक बस लगी हुई है अंधेरी स्टेशन के बिल्कुल बाहर और लोग साकीनाका जाने के लिए, ये जो बस है ये कुर्ला जाएगी, एसी बस है और साकीनाका जाने के लिए लोगों ने कतार लगाई हुई है। बहुत सारे लोग हैं, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से हो रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। लोग लाइन में पहले लगे हुए थे, लेकिन जब चढ़ने की बारी आई तो लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। मैं तो अपने कोर्ट से आया हूँ, अभी अंधेरी कोर्ट से आया हूँ, अभी घर के ऊपर जा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ट्रेन या बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिस्टम मेंटेन ही नहीं हो रहा। जो सिस्टम मेंटेन होना चाहिए वो कोई पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं। ज़्यादातर लोग मास्क लगा रहे हैं, जो नियम कानून है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुंबई में काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो कल एक दिन में 1900 से ज़्यादा केसेस आए थे। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 18,000 केसेस आए थे। तो महाराष्ट्र में जो कोरोना का संकट है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग अपनी आदतें कितना सुधारते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी ये पूरा मामला ठीक होता है। मैं प्रहलाद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई की स्थिति तो आपने देखी, लेकिन देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरोना सबसे तेजी से पैर पसार रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना की दहशत बढ़ने लगी है। यह भी एक राज्य जहां पर लगातार चिंता बढ़ रही है। कोरोना को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले जरा आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। आंकड़ों के जरिए वहां पर रफ्तार की स्थिति को समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना अब तक 2,70,000 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इनमें से 2,61,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना कुल 3,891 लोगों की जान ले चुका है। यहां अब भी 5,286 एक्टिव केस हैं। सवाल यह है कि हालात इतने ज्यादा डराने वाले आखिर क्यों बन गए? इसको समझने के लिए पिछले 3 दिन के आंकड़े को देखना जरूरी है और समझिए कि 3 दिन में क्या हुआ।
14 मार्च को मध्य प्रदेश में 743 नए केस आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई और 513 लोग ठीक हुए। लेकिन 15 मार्च को जो केस हैं उनकी संख्या बढ़कर 797 हो गई और इस दिन 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और 510 लोग ठीक हुए। इसके बाद 16 मार्च को नए केस की जो संख्या है वो 817 पहुंच गई और एक दिन में एक शख्स की मौत हुई और 554 लोग ठीक हुए। यानी कि हर दिन केस की संख्या में इजाफा होता दिखाई दिया। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना ने जिस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत किया है, उसके बाद शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और उसने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। शिवराज सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जो कई बड़े फैसले लिए हैं वो क्या आपको दिखा देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अलग अलग जो फैसले हैं वो क्या हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया है कि महाराष्ट्र से जो लोग आएंगे उनके जो तमाम लोग हैं उनको अभी मध्य प्रदेश में नहीं आने दिया जाएगा। 7 दिनों तक उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहा है उन्हें जैसा कि मैंने बताया कि 7 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर दोनों ही जगहों पर बुधवार से नाइट कर्फ्यू भी लागू हो जाएगा और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 10 बजे के बाद बाजार को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। यानी कि रात 10 बजे के बाद मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी 10 बजे के बाद मार्केट बंद रहेंगे। वहीं बुरहानपुर और खरगोन में यह फैसला लागू रहेगा। तो आपने देखा कि इस तरह की क्या स्थिति है, लेकिन जरा आपको सीधे ग्राउंड पर भी लिए चलते हैं और आपको हमारे सहयोगी बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति है। बीते 24 घंटे में जो 817 यहाँ पर मामले आए हैं उन मामलों ने भी इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन का इतने तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर जिस तेजी से यहाँ पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंता का सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से भोपाल जैसे बड़े शहर में यहाँ पर हुनर हाट जैसे जो यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं, मेले आयोजन किए जा रहे हैं, उनमें भी या फिर जो सरकारी आयोजन है उनमें भी लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते भी यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देखी, लेकिन अब बात करते हैं गुजरात की। दरअसल गुजरात में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये भी उन स्टेट्स में शामिल है जहां कोरोना तेजी से पैर फंसा रहा है। एक बार फिर आंकड़े देखिए। गुजरात में कुल मामलों की बात करें तो यहां पर कोरोना के 2,80,000 केसेस हो चुके हैं। इन 2,80,000 केसेस में 2,70,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन कोरोना जो है गुजरात में अब तक 4,427 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। लेकिन अब गुजरात में पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाल दीजिए। यहां भी कोरोना के केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं बीते 3 दिनों में। 14 मार्च की स्थिति को देखिए। गुजरात में कोरोना के 810 नए केस दर्ज हुए। इस दिन 2 लोगों की मौत हुई और 586 मरीज ठीक हुए। लेकिन इसके अगले दिन 15 मार्च को 890 केस सामने आए और एक शख्स की कोरोना ने जान ले ली और 594 मरीज ठीक हुए। लेकिन 16 मार्च को कोरोना की रफ्तार जो है उसमें एक बार फिर इजाफा हुआ और कोरोना के जो मामले हैं 954 पहुंच गए। 2 लोगों की बीते 24 घंटे में यहां पर मौत हुई और 703 नए मरीज जो थे वो ठीक भी हुए। लेकिन गुजरात में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ रहे केस को लेकर के रूपाणी सरकार पहले ही नाइट कर्फ्यू जैसा कदम भी उठा चुकी है। लेकिन कोरोना के जो बढ़ते केस हैं इसको लेकर के राज्य सरकार ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। अब 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा भी दिया गया है। इन शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अहमदाबाद के सभी उद्यानों और पार्कों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। आदेश के मुताबिक कांकरिया झील और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। इस तरीके की स्थिति ली गई है। अब गुजरात में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जरा वो समझिए हमारे सहयोगी से। कोरोना की दहशत एक बार फिर से शहरों में फैल गई है। पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में उसको लेकर जो पहले सतर्कता देखने को मिलती थी वो अब नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जब पहुँचे तो लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, लेकिन अब जो है लोगों ने मास्क पहन लिए हैं। चूँकि कैमरे को देखते हुए अभी हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी मास्क नहीं पहना हुआ है लोगों ने।
अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत 4 महानगरों में गुजरात के रात के 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लग गया है। बाहर से आने वाली राज्य परिवहन की बसों को भी 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के अब जो है वो प्रशासन ने सख्ती बरती है, लेकिन ये सख्ती तब बरती है जब कोरोना के आंकड़े 4 गुना हो गए, उसके बाद ये सख्ती दिखाई दे रही है। कैमरामैन प्रतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। चलिए अब बात जरा बंगाल की, जहां पर बंगाल और उसके साथ साथ असम के चुनाव पर भी पूरे देश की नजर टिकी हुई है और यहां पर 3 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। जी हां, असम की बात करें, बीजेपी शासित इस राज्य में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया है। आज भूपेश बघेल ने असम में ताबड़तोड़ रैलियां की और हमारे संवाददाता रमन कुमार ने भूपेश बघेल से कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर के खास बातचीत की है। अब हम सवार होने वाले हैं हेलीकॉप्टर में, जहां पे भूपेश बघेल यहां पे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लगातार ये पूरा इलाका जो डिब्रूगढ़ का इलाका है, जिस इलाके में 27 तारीख को मतदान होना है, वहां पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैंप किया हुआ है और कहा जाता है कि इस इलाके में छत्तीसगढ़ से मजदूर या चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सब जगह के मजदूर और श्रमिक यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, जिनकी भूमिका पिछले विधानसभा के चुनाव में काफी बड़ी थी बीजेपी को सरकार बनाने में। क्या ये सही है? ये चाय बागान में जितने श्रमिक थे, निश्चित रूप से पिछले समय हम लोगों से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इस कारण से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की इस इलाके में जीत हुई थी। लेकिन अब हालात बदले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो खोखले साबित हुए और उससे लोगों का मोह भंग हुआ कि उन्होंने हमसे झूठ कहा और इस कारण से अब वो वापस आए हैं और इस इलाके में फिर से कांग्रेस जैसे पहले की स्थिति में थी, वो स्थिति कांग्रेस की बन गई है। जो आपने 5 वायदा नहीं कहे हैं, आपने 5 जो है कहा है कि हम गारंटी 5 गारंटी हमने दी, वादा हमने नहीं किया, 5 गारंटी है, जिसमें हमने कहा कि CAA लागू नहीं होगा। दूसरा 365 रुपया श्रमिकों को देंगे जो चाय बागान में काम करते हैं। तीसरा हमने कहा कि जो महिलाएं हैं, हर घर में एक महिला है, उसे 2000 रुपया सम्मान निधि दिया जाएगा। 200 यूनिट तक की बिजली बिल माफ होगा और उसके बाद 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 5 गारंटी हमने दिया है। आपको लगता है कि जो गारंटी आपकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से यहाँ की जनता को दिया जा रहा है, उनका भरोसा इस पर है? बिल्कुल है, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में राहुल जी ने किसानों से जो वादा किया था ऋण माफी का, 25 रुपये में धान खरीदी करने का, वो हमने किया। बाद में केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया तो हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किए और उसके तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया। समर्थन मूल्य में भी धान खरीदा, 92 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदे हैं 20 लाख से अधिक किसानों का। तो आम जनता को ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जब किसानों के साथ या मजदूरों के साथ जो वादे किए थे वो पूरा हुआ, तो जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो आसाम में भी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं, यहाँ पे सीनियर ऑब्जर्वर हैं असम के, वो लगातार कैंप किए हुए हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उनके प्रचार करने का तरीका और लोगों से किस तरीके की वो बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज के लिए इतना ही, लेकिन रात 11 बजे देखना मत भूलिएगा भूपेश बघेल के साथ न्यूज़ 24 का एक दिन का पूरा चुनावी सफरनामा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।